नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो हम चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में कौन कौन से और किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, उन सबको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे पास में क्लास रहेगी 265 नंबर, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। 264 नंबर की क्लास है एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। इसको हम असाइटिक टैपिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि 1 जनवरी 2025 से हमने टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत की थी। इसको शुरुआत करने का पर्पज ये था कि जो बच्चे कंटिन्यूस कोचिंग नहीं जा पाते हैं या जो अभी अभी नर्सिंग करके निकले हैं तो एक बेसिक जो है उनका बेसिक क्लियर हो। इन सब चीज़ों के लिए जो है वो हमने रोज़ सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आने का जो है वो वादा किया था। न्यू ईयर पे जो है मैंने प्रॉमिस किया था। जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रोज़ सुबह 7 बजे एक क्लास आएगी, तो सच कहूँ दोस्तों मुझे बहुत डर लग रहा था कि किस तरीके से हम पूरे साल भर इस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे। भाई ये बड़ा टास्क है कि रोज सुबह 7 बजे, वो भी डेली, ठीक है, फिक्स टाइम पे, और एक इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो बट वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से जो है वो हमारे लिए एसेंशियल होनी चाहिए। उस क्लास को लेके आएंगे 365, एक दिन का टास्क नहीं, 10 दिन का टास्क नहीं, पूरे 365 का। लेकिन एक अडिग जो है वो हमारे अंदर जो है वो धैर्य था और हमने कहा कि इसको हम जरूर करेंगे। तो साथ साथ चलते रहे, आपके बहुत सारे कमेंट आते रहे, आपका जो है वो सपोर्ट मुझे मिलता रहा और चलते 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 हम जो है वो आज तक चले आ रहे हैं और 265 नंबर की क्लास पे आ चुके हैं। कहते हैं कि एक दिन में जो है वो पर्वत पे चढ़ाई नहीं की जा सकती, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी अगर हम चढ़ेंगे तो एक दिन शिखर पर जो है वो जरूर पहुंचेंगे। तो उसी कड़ी में हमारे पास में आज जो हम 265 नंबर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ अब हमारे पास में 100 क्लासेज जो है वो बाकी रही है। मैक्सिमम पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, 265 क्लासें कंप्लीट कर लिए, सिर्फ और सिर्फ 100 क्लासें बाकी है जिसको हमें जो है वो फिनिश करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग की वजह से ही जो है वो पॉसिबल हो पाया है। अदरवाइज अगर आपके कमेंट नहीं आते या आपका सपोर्ट नहीं मिलता तो कभी भी हम इस चीज पे जो है वो नहीं पहुंच पाते। तो चलते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने कहा था कि हम 2025 के अंदर जो है वो जॉब ले लेंगे, बहुत सारे बच्चों ने ले भी ली होगी या जो लेने के लिए तैयार हैं, उनके लिए मैं दिन भी बता दूं कि इस 2025 के जो है वो 264 दिन जा चुके हैं। आज हमारे पास में 265वां दिन है। इन 264 दिन में आपने क्या किया, किस तरीके से किया, उसको आप असेस कीजिएगा। और आगे जो बचे हमारे पास में 100 डेज हैं उसको आप किस तरीके से क्लियर करोगे, उसको भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं, देन इस क्लास को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास हमारे पास में रहेगी एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि यहाँ पे किस तरीके से कौन कौन सी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और एग्जाम में जो है वो हमें किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है। तो जो हमारे पास में आज की क्लास है दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस को हम असाइटिंग टेपिंग के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी की वजह से, अब देखो इसमें दोनों चीज होती है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई और किसी की वजह से भी हमारे पास में जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड बह जाता है, ठीक है। तो उस फ्लूइड को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। दो तरीके से निकाला जाता है, सॉरी, दो कारण निकाला जाता है। एक होता है हमारे पास में थेरापेटिक, एक होता है डायग्नोस्टिक, ठीक है। यानी कि वो फ्लूइड किसकी वजह से भरा, हम उसका डायग्नोस्टिक करते हैं। क्या उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आई, क्या उसके अंदर प्रोटीन है, क्या उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन है, उन सब चीज़ों को हम जो है वो चेक करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में डायग्नोस्टिक। सेकंड आता है थेरापेटिक। थेरापेटिक मतलब पानी निकाल के हम पेशेंट को जो है वो रिलैक्स फील करवाते हैं, क्योंकि जब पानी भर जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, जब पानी निकल जाता है तो क्लाइंट को जो है बड़ा रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो हम थेरापेटिक पर्पज से और डायग्नोस्टिक पर्पज दोनों से ही जो है वो हम इस फ्लूइड को निकाल आता है बार बार, क्योंकि हम रोज निकालते हैं। तो हमारे पास में पेशेंट भी यही आते हैं और वो कहते हैं पेट का पानी निकाल दो, पेट का पानी निकाल दो। तो मेरे कभी कभी मैं बोल दूंगा कि पेट का पानी निकालना, तो आप समझ जाइएगा पेट का पानी इन द सेंस असाइटिक टेपिंग या एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस है, क्योंकि दिन में कम से कम 10 या 15 केस आ जाते हैं जिसको हम ये डील करते हैं,
ठीक है। तो कई बार जुबान पे वही चीज रहती है, तो आप थोड़ा सा वहां पे समझ जाइएगा कि पेट का पानी निकालना इन द सेंस असाइटिंग टेपिंग, या हम कहें एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस है। तो ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। रीजन क्या है, किस इन्फेक्शन में क्या होता है, बेसिकली लीवर प्रॉब्लम में की वजह से होता है। तो किस तरीके से एल्बुमिन ग्लोबुलिन का जो है वो अल्टरनेट आता है, किस तरीके से फ्लूइड बढ़ता है, हर चीज को हम लेंगे। देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। जहां जहां क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको मैं इंपॉर्टेंट लगा के वहीं पे फिनिश कर दूंगा। बाकी आपको पता ही है, वैसे तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमने इसको बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो शामिल किया है। फिर भी कहीं पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि ये तो क्वेश्चन आ ही आ सकता है, तो उसको मैं वहीं पे इंपॉर्टेंट लगा दूंगा। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन की है कि ये जो हमारे पास में एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस की डेफिनेशन जानने से पहले जो है मैं आपको प्लूरल या पेरिटोनियल जो है वो उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 4 प्रकार की कैविटी प्रेजेंट होती है। एक होता है क्रेनियम कैविटी, एक होता है थोरेसिक, एक होता है एब्डोमिनल कैविटी, एक होता है पेल्विस कैविटी। ठीक है, 4 प्रकार की कैविटी होती है। उस 4 प्रकार की कैविटी में जो सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है वो होती है हमारे पास में एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी जो है वो चारों तरफ से जो है हमारे पास में एक लेयर से ढकी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जो सबसे लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कैविटी कौन सी होती है, तो सीरस मेम्ब्रेन कैविटी जो है वो हमारे पास में पेरिटोनियम होती है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, सबसे लार्जेस्ट कैविटी या पेरिटोनियल के सबसे लार्जेस्ट जो है वो सीरस मेम्ब्रेन कैविटी कौन सी होती है, पेरिटोनियल कैविटी होती है, जो कि एब्डोमिनल के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन को कवर करती है। कुछ पार्ट पेरिन जो है वो हमारे पास में पेल्विस कैविटी का भी करती है, तो वहां पे भी ध्यान रखना। तो सबसे लार्जेस्ट कैविटी है पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल के जितने भी ऑर्गन हैं उनमें सबसे ऑलमोस्ट सबको जो है वो कवर की हुई रहती है। और अगर आपको पेरिटोनियल कैविटी के बारे में जानना है तो आप जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस वाला टॉपिक देख लीजिए, वहां पे मैंने बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको बता रखा है। ठीक है, कि ये हमारे पास में क्या है, सबसे लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कैविटी है। तो जितने भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं उनको जो है वो हमारे पास में इस तरीके से जो है वो करती है सारी चीजों को। ठीक, तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पेरिटोनियल कैविटी समझ में आ गया। जब हमारे पास में किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू भी जो है बाहर निकाले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये हमारे पास में जो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियम लेयर होगी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो 2 प्रकार की लेयर होती है, एक विसरल लेयर होती है और एक जो है वो हमारे पास में पेराइटल लेयर होती है। यानी कि 2 प्रकार की जो है लेयर होती है, एक होती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पेराइटल लेयर, एक होती है हमारे पास में विसरल लेयर। इन दोनों के बीच में जो है फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों पेरिटोनियल फ्लूइड। क्या बताया दोस्तों? पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, ये पेरिटोनियल फ्लूइड किसी भी इंफेक्शन की वजह से या नॉर्मल फिजियोलॉजिकली एबनॉर्मलिटी की वजह से ये फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाए, फ्लूइड जो है वो हमारे पास में पेरिटोनियल कैविटी में बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं असाइटिस। क्या कहते हैं? असाइटिस। फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी कॉल्ड इज असाइटिस। तो असाइटिस को बाहर निकालना दैट इज कॉल्ड असाइटिक टेपिंग। ठीक है, और एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस का मतलब हो गया पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड निकालना, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। 1 बाय 1 करके जो है वो इसको लेते हैं, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन इसकी इतनी इजी है कि मैं बता नहीं सकता। सिंपल डेफिनेशन है, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस क्या होता है कि जो हमारे पास में पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है, या एब्डोमिनल वॉल के बाहर जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? असाइटिक फ्लूइड। क्या कहेंगे? असाइटिक फ्लूइड। तो उस असाइटिक फ्लूइड को जो है वो निडल की सहायता से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस या असाइटिक टेपिंग कहते हैं। क्लियर है? तो देखो, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस इज ए प्रोसीजर in which a needle or catheter is inserted into the peritoneal cavity through the abdominal wall to remove ascitic fluid for diagnostic और therapeutic purpose। सिंपल और बहुत ही आसान डेफिनेशन आपके सामने है
कि एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस जो है वो क्या है। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस जो है वो एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, नीडल और कैथेटर जो है वो हम इंसर्ट करते हैं। कहाँ इंसर्ट करते हैं, इनटू पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो नीडल या कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। किसके थ्रू, एब्डोमिनल वॉल के थ्रू। यानी कि नीडल या कैथेटर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में जो है वो हम नीडल इंसर्ट करते हैं या कोई कैथेटर इंसर्ट करते हैं। किसके लिए, टू रिमूव असाइटिक फ्लूइड। यही इसकी मेन चीज है, टू रिमूव असाइटिक फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पज। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस जो है वो हमारे पास में एक प्रोसीजर है जिसके अंदर नीडल या कैथेटर जो है वो हम एब्डोमिनल वॉल के थ्रू जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं। किस लिए, असाइटिक फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। और वो असाइटिक फ्लूइड रिमूव जो है वो हम दो पर्पज के लिए करते हैं। एक हमारे पास में डायग्नोस्टिक पर्पज आता है, एक जो है वो हमारे पास में थेराप्यूटिक पर्पज आता है। दोनों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि मोटा मोटे मैंने बता दी था, डायग्नोस्टिक पर्पज का मतलब होता है कि जो फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है, प्रोटीन किस लेवल में है, देन उसके अंदर और वेस्ट प्रोडक्ट किस तरीके से हैं, वो सारी चीजें डायग्नोस्टिक में आ गई। थेराप्यूटिक का मतलब हो गया उसको रिड्यूस करने के लिए। जब फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है, तो उसको हम रिमूव करते हैं तो पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फील करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो असाइटिक टेपिंग करते हैं या एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करते हैं। एंड आल्सो नोन एज, ठीक है, आल्सो नोन एज दैट इज कॉल्ड असाइटिक टेपिंग के नाम से भी जो है वो इसको जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको असाइटिक टेपिंग के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। दोनों एक ही चीज है। क्लियर आ गया, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिकेशन, ठीक है, यानी कि असाइटिक टेपिंग हम करते हैं उसके क्या इंडिकेशन है। तो दोस्तों दो पर्पज मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक तो होता है डायग्नोस्टिक पर्पज और एक होता है हमारे पास में थेराप्यूटिक पर्पज। दोनों को हम ले लेते हैं, दोनों को हम आगे आगे जो है वो पढ़ेंगे। कब हम जो है वो असाइटिक टेपिंग या एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस हम करते हैं, ठीक है। तो असाइटिक टेपिंग बोलूं या एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस बोलूं, दोनों जो है वो हमारे पास में एक ही चीज है। तो सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक को देखेंगे, देन उसके बाद जो है हम थेराप्यूटिक पर्पज को देखेंगे। अब देखो समझो ध्यान से, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है सिंपली कि हम वहां पे निडल डालेंगे और थोड़ा सा सैंपल हम लेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक पर्पज क्या हो गया दोस्तों हमारे पास में, डायग्नोस्टिक पर्पज हो गया कि हम उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो फ्लूइड निकालेंगे, देन उसको लेब के अंदर भेजेंगे, ठीक है। जैसे हम ब्लड सैंपल नहीं लेते, इस तरीके से समझो कि ब्लड सैंपल हम लेते हैं टेस्ट करवाने के लिए, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, और हम ब्लड जो है वो डोनेट करते हैं, तो उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में ब्लड दिया जाता है और ब्लड को डोनेट कर दिया जाता है। थोड़ा सा ब्लड लेके हम लेब में भेजते हैं ताकि सही तरीके से जो है वो हम टेस्ट करवा सके, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब हो गया थोड़ा सा हम जो है वो फ्लूइड लेंगे, थोड़ा सा जो है हम असाइटिक फ्लूइड लेंगे, देन उसको लेब में भेजेंगे, उसमें हम चेक करवाएंगे कि उसके अंदर हमारे पास में किस तरीके का है, कितने प्रोटीन है, कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, कोई जो है ब्लड सेल्स है या नहीं है, कोई और कोई चीज है या नहीं है। वो सारी चीजों को हम जो है वो पता लगाने के लिए हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज। तो पहला आ गया टू कंफर्म एंड एनालाइज एसाइटिक फ्लूइड। सबसे पहले तो हम जो है वो देखते हैं कि अंदर जो भरा हुआ है वो असाइटिक फ्लूइड ही है या कोई और चीज तो नहीं है। हो सकता है कोई और जगह से फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। तो सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं कि और एनालाइज करते हैं कि जो एक्युमुलेशन है वो फ्लूइड हमारे पास में असाइटिक फ्लूइड ही है या कोई दूसरी चीज है। सेकेंड आ जाता है टू डिफ्रेंशिएट कोजेज ऑफ असाइटिस, ठीक है। हम पता लगाते हैं कि ये असाइटिस किसकी वजह से है, सीरोसिस की वजह से है या कोई मैलिग्नेंसिस की वजह से है या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है या पैनक्रेटाइटिस की वजह से है। तो उसका पता लगाने के लिए, यानी कि असाइटिस हुआ उसका कोज क्या है, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए हम जो है वो दोस्तों ये चीज करते हैं। तो फाइंड आउट द कोजेज, पता लगाने के लिए कि असाइटिक जो है वो हमारे पास में या फ्लूइड का एक्युमुलेशन क्यों हुआ है, ठीक है, इसलिए हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है, यानी कि स्वतः ही जो है वो पेरिटोनाइटिस हो गया। पेरिटोनाइटिस इन द सेंस इन्फ्लामेशन इन द
पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी में हमारे पास में कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, तो टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, एसबीपी, यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मत पढ़ लेना, एसबीपी को आगे हमारे पास में जब भी एसबीपी आएगा दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस तो नहीं हुआ है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, हम एसाइटिक टैपिंग करते हैं। लास्ट आ जाता है टू इवैल्यूएट अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है भाई, एब्डोमिनल का डिस्टेंशन हो चुका है, तो एब्डोमिनल का जो है वो डिस्टेंशन हो चुका है, ठीक है, तो वो किसके कारण हो चुका है, उसको अनएक्सप्लेन्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसका पता लगाने के लिए हम जो है वो करते हैं। तो ये हमारे पास में डायग्नोस्टिक पर्पज आएंगे जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों हो रही है। सेकेंड इंडिकेशन आ जाएगा हमारे पास में थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक का मैंने आपको बता दिया है कि ये जब हमारे पास में असाइटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, असाइटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण जो है वो हमारे पास में क्या होता है, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत आती है, ठीक है, तो क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस फ्लूइड को रिड्यूस करते हैं, निकालते हैं थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में, अभी दोनों का डिफरेंशिएट आएगा हमारे पास में, तो उस फ्लूइड को हम बाहर निकालते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में थेराप्यूटिक पर्पज। तो आ गया रिलीफ ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट टू मैसिव असाइटिस। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पास में पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हद से ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, फ्लूइड भर जाता है तो आगे क्या करेगा भाई, स्किन भी एक लिमिट तक ही फैल सकती है, ऐसा थोड़ी है कि स्किन चाहे जितनी फैल जाएगी, स्किन भी एक लिमिट तक फैलती है। अब स्किन बाहर जितनी लिमिट थी उतनी फैल गई है, अब उसकी वजह से फ्लूइड और ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे पास में बाकी ऑर्गन्स पे प्रेशर डालेगा, इंटेस्टाइन पे प्रेशर डालेगा, स्टोमक में प्रेशर डालेगा, पैनक्रियाज पे प्रेशर डालेगा, जितने भी हमारे पास में एब्डोमिनल चीजें हैं उस पे प्रेशर डालेगा। अब एब्डोमिनल वाली चीजें पे प्रेशर डालने की वजह से क्या होगा, फिर डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में जो है वो प्रॉब्लम आएगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा, भाई सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो फिर हमारे पास में जब फ्लूइड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्लाइंट सांस ही नहीं ले पाता, तो फिर हम उस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। तो रिलीफ ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए, और जब फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे पास में पेन होने लग जाता है, तो एब्डोमिनल पेन को रिड्यूस करने के लिए, एंड डिस्कम्फर्ट ड्यू टू मैसिव असाइटिस, बहुत ज़्यादा असाइटिस होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड लार्ज अमाउंट या लार्ज वॉल्यूम ऑफ पैरासिंथेसिस इन सिरोसिस विथ टेंस असाइटिस। वैसे बेसिकली जो है वो हमारे पास में एसाइटिक की कंडीशन आती है दोस्तों सिरोसिस ऑफ लीवर में, ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है तो हमारे पास में जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन आ जाता है, और वो जो हमारे पास में प्लाज्मा प्रोटीन में अल्ट्रेशन आता है उसके वजह से फ्लूइड जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं भर जाता है। तो ये हमारे पास में कुछ थेराप्यूटिक पर्पज थे। अब आ जाता हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द सेंस कौन कौन सी कंडीशन में हम जो है वो ये नहीं कर पाते, ठीक है, यानी कि कौन सी कंडीशन में हम जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो आता है हमारे पास में एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और सेकंड आता है हमारे पास में रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द सेंस कि इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन रहेगी तब हम कभी भी एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस या हम कहें असाइटिक टेपिंग नहीं करेंगे। अगर ये दो कंडीशन आ जाती है तो एब्सोल्यूट कंडीशन का मतलब हो गया कि इस कंडीशन में तो हम करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर ऐसी वाली कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में तो हम जो है वो कभी भी जो है वो नहीं करेंगे। तो पहली चीज आती है हमारे पास में एक्यूट एब्डोमिनल रिक्वायरिंग सर्जरी, ठीक है, यानी कि हमारे पास में अभी जैसे मान लो सर्जरी होनी है, ठीक है, उस कंडीशन में या सर्जरी हुई है उस कंडीशन में हम जो है वो कभी भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है सीवियर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, DICA, सीवियर DICA, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, उस कंडीशन में भी हम जो है वो दैट इज कॉल्ड असाइटिक टेपिंग जो है वो नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास में दो ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर जो हम असाइटिक टेपिंग जो है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली। रिलेटिवली इन द सेंस कि इस कंडीशन में बेसिकली करते नहीं है, लेकिन अगर हद से ज्यादा प्रॉब्लम आ गई तो हम कर भी सकते हैं,
ठीक है, कि बेसिकली हम अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर मान के चलिए जरूरत से ज्यादा ही प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है तो फिर हमें करना पड़ भी सकता है। तो पहली कंडीशन आती है दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास में आ गई। प्रेगनेंसी कंडीशन में हम रिलेटिवली जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं, लेकिन मान के चलिए पहले तो हम प्रेगनेंसी कंडीशन में जो हम पैरासिंथेसिस नहीं करते हैं, एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन मान के चलिए कि अगर उसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो रहा है तो फिर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड है, तो उस कंडीशन में नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर होगा तो यूरिनरी ब्लैडर रप्चर होने की जो है वो संभावना होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीवियर कोगुलोपैथी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, यानी कि सीवियर कोगुलोपैथी है, ब्लड सही तरीके से जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है, प्लेटलेट जो है वो हमारे पास में काफी ज्यादा जो है वो डिक्रीज है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एब्डोमिनल वॉल इन्फेक्शन एट पंचर साइट। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जहां पंचर हम कर रहे हैं, जहां पे हम पंचर करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर कहीं पे भी जो है वो नीडल डाल के इसको नहीं कर देंगे, अभी हमारे पास में साइट भी आएगी। तो जहां पे हम पंचर करना चाह रहे हैं अगर वहां पे इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हम वहां पे भी जो है वो बेसिकली नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि वैसे हम 3 जगह से करते हैं, तो 3 जगह में कहीं ना कहीं तो हमें सेफ जगह मिल ही जाती है। लास्ट आता है सीवियर इलियस विथ बाउल डिस्टेंशन। ठीक है, यानी कि इलियस और बाउल का डिस्टेंस सीवियर कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दैट इज कॉल्ड एसाइटिक टेपिंग नहीं करते हैं। हालांकि रिलेटिवली का मतलब हो गया है कि अगर हम सावधानी पूर्वक करेंगे तो वो चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास में प्रिपरेशन। ठीक है, अब हमें जो है वो एसाइटिक टेपिंग करनी है या एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करना है, तो हम जो है वो किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आपको पता ही है क्या करेंगे। एक तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर और कंसेंट फॉर्म लेंगे। तो ये 2 चीजें तो आप रट लीजिए कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो उसके अंदर। तो सबसे पहला आ गया हमारे पास में कंसेंट। ऑब्टेंड इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट से जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट हम लेते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर को जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में ब्लेडर एम्प्टी। ब्लेडर को जो है एम्प्टी करेंगे, यानी कि जैसे हम एसाइटिक टेपिंग करेंगे उससे पहले हम जो है वो क्लाइंट को बोलेंगे, अगर क्लाइंट चल सकता है फिर सकता है तो हम जो है वो उसको कॉन्शियस है तो हम उसको बोलेंगे कि आप जो है वो यूरिनरी ब्लेडर जो है वो एम्प्टी करके आओ, वॉशरूम में जाके आओ, यूरिन पास करके आओ। अगर क्लाइंट अनकॉन्शियस है या वो चलने में असमर्थ है तो फोलिस कैथेटर के द्वारा हम जो है वो ब्लेडर को जो है वो एम्प्टी करते हैं। क्यों? अगर ब्लेडर एम्प्टी नहीं होगा तो जब हम नीडल इंसर्ट करेंगे तो उसमें कई बार जो है वो ब्लेडर रप्चर होने की भी संभावना आ जाती है। तो आस्क द पेशेंट टू वॉइड और इंसर्ट फोलिस कैथेटर टू प्रिवेंट इंजरी। ठीक है, यानी कि ब्लेडर को जो है वो हम एम्प्टी करते हैं। ब्लेडर को हम एम्प्टी करेंगे तो या तो उसको यूरिन पास करने के लिए बोलेंगे या फिर फोलिस कैथेटर डाल के जो है वो यूरिन को पास आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोजीशन। कौन सी पोजीशन रहेंगे? तो दोस्तों सुपाइन पोजीशन विथ हेड एलिवेटेड एट 45 डिग्री। सुपाइन पोजीशन देंगे और हम कोशिश करेंगे हेड एलिवेटेड। देखा दोस्तों, हम सेमी फाउलर पोजीशन नहीं दे रहे, हम हेड को ही एलिवेटेड करें, ये वाला पोर्शन ही हम एलिवेटेड करते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन में तो क्या होता है, एब्डोमिनल से ऊपर ऊपर वाला, कमर से ऊपर ऊपर वाला एरिया होता है, लेकिन हम सुपाइन पोजीशन देंगे और हेड को ही जो है वो एलिवेटेड करेंगे। ठीक है, तो हम क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन प्लस हेड एलिवेटेड एटलीस्ट 45 डिग्री करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में साइट सिलेक्शन। काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यहीं पे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले कंसेंट ले लिया और प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद ब्लेडर को हमने एम्प्टी कर दिया ताकि किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो, और क्लाइंट को हमने पोजीशन दे दी जिसमें हमने सुपाइन पोजीशन दिया और हेड को जो है वो एलिवेटेड किया। अब बात आती है हमारे पास में साइट सिलेक्शन कि हम जब एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करेंगे या एसाइटिक टेपिंग करेंगे तो हमारे पास में साइट का सिलेक्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं उसको हम लेंगे। तो साइट सिलेक्शन में आ जाता है हमारे पास में, हम सबसे पहले मिड लाइन लेंगे, यानी कि जो बीच वाली मिड लाइन है 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस।
ठीक है। हमारे पास में बिल्कुल मिड लाइन, ये वाली जो है वो बिल्कुल मिड लाइन है, बीच वाली ये जो लाइन है वो मिड लाइन है। सीधा अम्बिलिकस आ गई, अम्बिलिकस से 2 सेंटीमीटर जो है वो नीचे की साइड में हम जो है वो निडल इंसर्ट या कैथेटर इंसर्ट करके उस फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारे पास में ये आ गया, ये देखो ये हमारे पास में अम्बिलिकस है। मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कलर से लिख देता हूँ, ये रह गया हमारे पास अम्बिलिकस, सॉरी राउंड कर देता हूँ, ये हो गया हमारे पास में अम्बिलिकस, दिख रहा है, ठीक है। ब्लू डॉट से मैंने कहा था ना, ब्लू से मैं कर देता हूँ, ये हमारे पास में अम्बिलिकस है, अब अच्छे तरीके से दिख रहा, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन तो हमारे पास में क्या आ गई दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास में पोजीशन आ गई कि अम्बिलिकस से 2 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। इसको हम थर्ड चॉइस पे रखते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये जो 1 2 3 है वो ऐसा ही नहीं है, हम चॉइस भी है हमारे पास में कि पहली चॉइस हम कौन सी लेंगे, सेकेंड चॉइस हम कौन सी लेंगे एंड थर्ड चॉइस कौन सी लेंगे। तो हम अम्बिलिकस से कम जो है वो 2 सेंटीमीटर जो है वो नीचे की साइड में लेंगे, और ये हमारे पास में ये जो क्रॉस लगे हुए हैं, एक्स का जो साइन देख रहे हो ये हमारे पास में क्रॉस है, यहाँ पे हम जो है वो निडल इंसर्ट करेंगे या कैथेटर इंसर्ट करके फ्लूइड को जो है वो बाहर निकालेंगे। तो पहली पोजीशन तो हमारी होगी ये वाली, क्लियर है। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, सेकंड आ गए हमारे पास में लेटरल अप्रोच, ठीक है। लेटरल अप्रोच में क्या करते हैं, लेटरल में हम दोनों साइड लेंगे 2 to 4 सेंटीमीटर मीडियल एंड सुपीरियर टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, ठीक है। टोटल हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर का रखा जाता है, ठीक है। अम्बिलिकस से लेके हमारे पास में लगभग जो इलियक क्रेस्ट है वो लगभग 6 सेंटीमीटर है। तो अम्बिलिकस से हमारे पास में 2 से 4 सेंटीमीटर में, या आप मान के चलिए कि 1/3 पोर्शन पे हमारे पास में रखा जाता है, ठीक है। 1/3 कौन सा हो गया, ये देखिए, ये हमारे पास में अम्बिलिकस है। अम्बिलिकस से अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं, ठीक है, ये हमारे पास में अम्बिलिकस से लेके ये वाली आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास में जितनी भी है उसके 1/3 एरिया पे हम करते हैं, ठीक है। हाफ एरिया हो जाता है, मतलब 33% एरिया, जो 33% एरिया हो गया, दैट इज कॉल्ड 1/3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 2/3, क्लियर। मतलब कुल मिला के जो है वो यहां से इस एरिया को मैं अगर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूं, ठीक है, तो हमारे पास में 3 कैटेगरी जो है वो इस तरीके से हो जाती है। तो 1/3 एरिया पे जो है वो हम करते हैं, और सबसे जो है वो हमारे पास में प्रेफरेबल चॉइस यही होती है, ठीक है। इलियक क्रेस्ट 1/3 मान लो, या अम्बिलिकस से 2/3 मान लो, वहां पे हम जो है वो नीडल इंसर्ट करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड चॉइस इधर आ जाता है, इधर से लेके इधर तक। पहली चॉइस हमारे पास में लेफ्ट साइडेड होती है, सेकंड चॉइस हमारे पास में राइट साइडेड होती है, और लास्ट थर्ड चॉइस होती है हमारे पास में अम्बिलिकस से जस्ट 2 सेंटीमीटर नीचे। तो ये हमारे पास में साइट सिलेक्शन आ गया, क्लियर है, आगे चीज समझ में। एंड अवॉइड विजिबल वेन, सर्जिकल स्कार, एनगोर्ज एब्डोमिनल वॉल वेसल्स। ये चीज जरूर ध्यान रखना है, अगर हमें एब्डोमिनल वेसल्स दिख रही है या वेन्स हमें दिख रही है, जब हमारे पास में हम जब एसाइटिक टेपिंग करते हैं या एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि हमारे पास में ब्लड वेसल्स विजुअल हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो है वो दिखाई देती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जहां पे हमारे पास में ब्लड वेसल्स है वहां पे ये चीज हम इंसर्ट नहीं करते हैं। या कोई भी सर्जिकल स्कार है, किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, अगर स्कार है, तो ऐसा नहीं है कि वो 2/3 पे हमारे पास में स्कार आया तो हम तो कहेंगे कि हम तो 1/2 पे ही लगाएंगे, नहीं, हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, स्कार है वहां पे नहीं लगाते, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो ध्यान में रखना है। 1 by 1 का फटाफट जो है वो रिपीट करो। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया, कंसेंट लिया। सेकंड, हमने ब्लैडर को एम्प्टी किया, या तो हमने वॉइड करने के लिए बोला अगर कॉन्शियस है, अगर नहीं है तो हमने फोलिश कैथेटर डाल के जो है वो उसको खाली करेंगे। लास्ट पोजीशन हम देंगे, पोजीशन में हम सुपाइन पोजीशन देंगे और हेड को जो है वो एलिवेटेड करेंगे। फिर हम साइड सिलेक्शन करते हैं। साइड सिलेक्शन में पहली चॉइस हमारे पास में लेटरल अप्रोच होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर मीडियल टू सुपीरियर इलियक क्रेस्ट होता है, या हम कह सकते हैं इलियक क्रेस्ट से 1/3 और अम्बिलिकस से 2/3, क्लियर है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में राइट साइडेड, सेम वही 1/3 आएगा। लास्ट आती है अम्बिलिकस से जस्ट 2 सेंटीमीटर नीचे, दैट इज कॉल्ड मिड लाइन। और अगर उस जगह पे जहां पे हमने फिक्स किया है लाइनें, जो हमारे मार्किंग के हिसाब से आ रही है, अगर वहां पे हमें कोई विजिबल वेन दिख रही है तो हम नहीं करते हैं, अगर कोई सर्जिकल स्कार है तो हम नहीं करते हैं, और अगर मान लीजिए एब्डोमिनल वॉल जो है वो एनगोर्ज है तो हम नहीं करते हैं। तो ये चीजों का जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है हमारे पास में प्रोसीजर, ठीक है, कि प्रोसीजर हम किस तरीके से करेंगे। ये सारी चीजें कर ली, कैसे करना है,
क्लाइंट को कैसे लेटाना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सारी चीजें हमने कर ली। अब हम करने जा रहे हैं प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश हैंड। सबसे पहले हैंड वॉशिंग करेंगे। भाई कोई भी अगर हमें प्रोसीजर करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हैंड वॉश करते हैं। नेक्स्ट, वियर स्टरलाइट ग्लव्स ऑफ कोर्स। फिर हम क्या करेंगे, स्टरलाइट ग्लव्स जो है वो डालेंगे। देन प्रिपेयर स्टरलाइट फील्ड, जो हम वहां पे एसआईटी टेपिंग कर रहे हैं उस फील्ड को जो हम स्टरलाइट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले आपने हाथ धोए, स्टरलाइट ग्लव डाले, देन उस फील्ड को स्टरलाइज किया। स्टरलाइज करने से हम जो है वो प्रोविडेड आयोडीन डाल के उस साइड को जो है वो वहां पे फील्ड को जो है वो स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप, क्लीन पंक्चर साइट विथ एंटीसेप्टिक और ड्रैप। ठीक है, जहां पे हमें पंचर करना है उस साइट को जो है वो हम क्लीन करेंगे, यानी कि पंचर साइट को हम क्लीन करेंगे एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या ड्रैप डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हैंड वॉश कर लिया, ये सारी चीजें कर ली। अब जहां पे हमें पंचर करना है उस साइट को क्लीन करेंगे। ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या ड्रैप डाल के जो है वहां पे हम उसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया देंगे क्योंकि अब हमें उसके बाद क्या होता है, बड़ी बोर की नीडल या कैथेटर डालना होता है, तो हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया में हम बेसिकली जो है वो कौन सी चीज यूज करते हैं दोस्तों, 2% जाइलोकेन यूज करते हैं। 2% जाइलोकेन या लिग्नोकेन यूज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेट स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड पेरिटोनियम विथ लिडोकेन या लिग्नोकेन या हम कहें जाइलोकेन, ये सारी चीजें एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो हम 2% लिडोकेन से जो है वो हम लोकल एनेस्थेटिक करते हैं। उसमें हम सबसे पहले स्किन के ऊपर सबक्यूटेनियस टिश्यू और पेरिटोनियल तक जो है वो हम उसको एनेस्थेटिक करते हैं ताकि दिक्कत ना आए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट ए ट्रोकार। ट्रोकार आपको पता ही है दोस्तों, जैसे आईसीडी डालते हैं उसमें भी ट्रोकार आता है, यानी कि जस्ट यूं इमेजिन करो कि जो हमारे पास में अंदर जो है वो हार्ड सरफेस आता है, निडल आती है, उसके बाद बाहर जो कवरिंग आती है उसको हम ट्रोकार बोलते हैं। तो या तो हम जो है वो ट्रोकार इंसर्ट करते हैं या फिर जो है वो निडल और कैथेटर इंसर्ट करते हैं, कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी में। समझ में आ गया, यानी कि हम जो है वो उसके बाद क्या कर देंगे, ट्रोकार या नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं। बेसिकली 99% केस में आपको पता ही है कि 18 गेज की नीडल जो है वो हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद विड्रो असाइटिक फ्लूइड स्लोली इनटू ए सिरिंज और ड्रेनेज बैग। अब देखो धीरे धीरे हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद असाइटिक फ्लूइड है धीरे धीरे जो है वो हम बाहर निकालेंगे स्लोली इनटू द सिरिंज। या तो हम सिरिंज लेंगे अगर हमें थेराप्यूटिक करना है, डायग्नोस्टिक करना है। अगर हमें असाइटिक टेपिंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए करना है तो हम सिरिंज में करेंगे, या फिर हमें जो है वो थेराप्यूटिक पर्पज के लिए करना है, क्या करना है दोस्तों, थेराप्यूटिक पर्पज के लिए करना है तो हम ड्रेनेज बैग में जो है वो इकट्ठा करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में प्रोसीजर्स। समझ में आ गया कैसे कहाँ पंचर करना है। पहले हमने प्रिपरेशन कर दिया, अब हमने जो है वो प्रोसीजर कर दिया, हैंड वॉश कर लिया, ग्लव्स डाल लिया और फील्ड को जो है वो स्टरलाइज कर लिया। उसके बाद जहां पे हमें पंचर करना है उसको एंटीसेप्टिक और ड्रेप से जो है वो क्लीन कर दिया। देन उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं, 2% लिडोकेन जो है वो डालते हैं ताकि उसको एनेस्थेटिक किया जा सके। फिर हम निडल या ट्रोकार या कैथेटर जो है वो इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियल कैविटी में। अब स्लो स्लो जो है वो हम फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। सिरिंज में कब निकालते हैं, जब हमें डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भेजना है, और बैग में हम कब निकालते हैं, जब हमें थेराप्यूटिक पर्पज के लिए जो है वो भेजना है। क्लियर है। देन उसके बाद किस तरीके से कहेगा, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज में हम करेंगे तो लगभग 20 से 50 ml जो है वो फ्लूइड निकाला जाता है। फॉर डायग्नोस्टिक टेप 20 to 50 ml कलेक्टेड इन स्टरलाइज ट्यूब। स्टरलाइज ट्यूब में जो है वो 20 से 50 ml फ्लूइड जो है वो इकट्ठा किया जाता है। एंड फॉर थेराप्यूटिक टेप के लिए हम करते हैं अप टू 4 to 6 लीटर कैन बी रिमूव्ड ग्रेजुअली। ठीक है, 4 से 6 लीटर फ्लूइड भी हम जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, अगर हमें थेराप्यूटिक टेप करना है तो लगभग 4 से 6 लीटर फ्लूइड जो हम निकालते हैं। और एक्चुअली आइडल रूप में ये होता है कि जब भी आप असाइटिक टेपिंग कर रहे हो, ठीक है, देन उसके बाद जो है वो एल्बुमिन इंसर्ट करना होता है। ठीक है, एंड आफ्टर द प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करोगे, रिमूव द कैथेटर को आप रिमूव कर लोगे एंड अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग जो है वो आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आप कंडीशन देख सकते हो असाइटिक टेपिंग की। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों
ये हमारे पास में असाइटिक टेपिंग की जो है, यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास में राइट साइड में जो है वो ये अम्बिलिकस है, सॉरी ये हमारे पास में अम्बिलिकस है और ये हमारे पास में इलियक क्रेस्ट है। इससे अगर इमेजिनरी लाइन देखोगे तो उसमें हमारे पास में 1/3 लाइन पे जो है वो ये निडल इंसर्ट कर रहा है और आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से निडल जो है वो आपको दिख रही होगी। निडल डाल के कैथेटर डाल के ये हो गया हमारे पास में थेरापेटिक टेप। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेप में के अंदर हम लगभग जो है वो 20 से 50 ml जो है फ्लूइड इकट्ठा करते हैं और स्टरलाइट ट्यूब के अंदर इकट्ठा करेंगे और सीधा जो है वो लेब के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है। ये हो गया हमारे पास में एसाइटिक टेपिंग। अब बात आती है हमारे पास में एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस। ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस करते हैं और उसके अंदर क्या चीज निकली, किस तरीके से निकली, उसको हम जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कलेक्ट फ्लूइड इज एग्जामिनेशन फॉर, फ्लूइड को कलेक्ट कर लिया, देन उसको जो है वो एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में हम देखते हैं कि कलर जो है वो हमारे पास में क्लियर है या स्ट्रो कलर्ड है या क्लाउडी कलर है या ब्लेडी कलर है या काइमोस कलर है, ये सारी चीज देखेंगे। तो बेसिकली पेरिटोनियल फ्लूइड का जो है वो कलर जो है वो क्लियर आता है, तो दैट इज कॉल्ड, ये जो है वो हमारे पास में नॉर्मल चीज को इंडिकेट करता है। स्ट्रो कलर्ड है इन द सेंस ये हमारे पास में जो है वो इन्फेक्शन को डिनोट करता है। क्या करता है दोस्तों? इन्फेक्शन को डिनोट करता है। क्लाउडी कलर है, ये भी हमारे पास में लगभग इन्फेक्शन को ही डिनोट करता है। ब्लेडी कलर है, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग को डिनोट करता है। किस चीज को डिनोट करता है दोस्तों? ब्लीडिंग को डिनोट। एंड काइमोस है, तो कहीं ना कहीं लिम्फ वगैरह जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों? फिजिकल अपीयरेंस देखा। हमने सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस देखा कि जो हमने एसाइटिक फ्लूइड इकट्ठा किया है उसकी जो है वो फिजिकल अपीयरेंस देखी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड काउंट, सेल काउंट। ठीक है, सेल काउंट करते हैं तो इसके अंदर हम PMN, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर काउंट करते हैं। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो है वो हमारे पास में लेस देन 250 पर क्यूबिक mm होता है, 250 से कम आ रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 250 से ज्यादा पर क्यूबिक mm आता है, दैट इज कॉल्ड SBP। SBP क्या है हमारे पास में दोस्तों? ये SBP हमारे पास में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, सिस्टेमिक बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है, वो हमारे पास में जो है वो इन्फेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास में बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है अगर हमारे पास में 250 से ज्यादा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो है वो काउंट होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में एल्बुमिन कंसंट्रेशन। एल्बुमिन कंसंट्रेशन काफी ज्यादा जो है वो हमारे पास में रोल प्ले करती है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट। ठीक है, सेक के नाम से जो है वो जाना जाता है। सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट जो है वो हम देखते हैं और ये हम जो है वो एल्बुमिन कंसंट्रेशन जो है वो देखते हैं। अगर ये एल्बुमिन कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है, ये हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास में सेक जो है वो हमारे पास में मोर देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आती है, ये किसके अंदर आती है? ये इंडिकेटेड करती है पोर्टल हाइपरटेंशन, सिरोसिस ऑफ लीवर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को जो है वो इंडिकेटेड करती है। अगर ये हमारे पास में सेग, सीरम दैट इज का सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट अगर हमारे पास में लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है, तो ये आता है हमारे पास में नॉन पोर्टेबल कोजेज जस्ट लाइक टीबी, मैलिग्नेंसी या पैनक्रेटाइटिस है, तो उस कंडीशन में देखने को मिलती है। तो दोनों जो है वो एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा भी जाता है। ध्यान रखना कि किस में कौन सी डिजीज होगी। डिजीज आपको देगा, अगर मैलिग्नेंसी है तो सेग लेवल कितना होगा, ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो हमारे पास में सेग कितना होगा। तो ये सारी चीजों को हम जो है वो चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री पर्पज के लिए हम देखते हैं तो दोस्तों प्रोटीन लेवल देखते हैं, ग्लूकोज लेवल देखते हैं, एमाइलेज वगैरह ये सारी चीज देखते हैं। साइटोलॉजी में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के कोई मैलिग्नेंट सेल्स तो नहीं है, और कल्चर करवा के देखते हैं, ग्राम स्टेन करवा के देखते हैं। कल्चर करवाएंगे तो किस प्रकार का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, ये सारी चीजें हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस करते हैं।
क्लियर है, यानी कि फ्लूइड को आपने इकट्ठा कर लिया। देन उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि वो क्लियर है या स्ट्रो कलर्ड है, ब्लड है, क्लाउडी है, ये सारी चीज़ें। सेल काउंट देखते हैं कि पीएमएस कितना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। एल्बुमिन कंसंट्रेशन देखते हैं, एल्बुमिन कंसंट्रेशन के लेवल के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हमारे पास में जो है सीरम असाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट अगर हमारे पास में लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो हमारे पास में नॉन पोर्टल कोजेज होते हैं, जैसे टीबी, मैलिग्नेंसी, प्रेगनेंसी, सॉरी पैनक्रेटाइटिस। और अगर हमारे पास में सेग लेवल मोर देन जो है वो हमारे पास में 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से आता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन, सिरोसिस या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को इंडिकेट करता है। और मैलिग्नेंसी हम देखते हैं, प्रोटीन ग्लूकोज एमाइलेज देखते हैं, ग्राम स्टेन देखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या असाइटिक टेपिंग किया आपने या हम कहें एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस किया, तो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस से या असाइटिक टेपिंग से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है हमारे पास में सबसे पहले लोकल पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ऑफकोर्स इतने गोज की जब नीडल अंदर डाली जाती है तो थोड़ा बहुत दर्द जो है वो होता ही होता है और डिस्कम्फर्ट भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेमरेज, इंजरी ड्यू टू एब्डोमिनल वॉल वेसल्स। ठीक है, कई बार हेमरेज भी होने की संभावना होती है, इसीलिए तो उस टाइम बोला था कि अगर आपको हमारे पास में एब्डोमिनल वॉल पे कोई ब्लड वेसल्स दिखे तो उस जगह पे जो है वो आपको पंचर नहीं करना है। तो सेकंड आ गया हमारे पास में हेमरेज। नेक्स्ट आता है बाउल परफोरेशन। ठीक है, बाउल परफोरेशन हो सकता है अगर आपने ब्लेडर को एम्प्टी नहीं किया है या थोड़ा सा भी जो है वो आपने निडल को ऊपर नीचे कर दिया है तो उसकी वजह से ब्लेडर पंचर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट लीकेज फ्रॉम द पंचर साइट। ठीक है, पंचर साइट से जो है वो हमारे पास में लगातार हल्का फुल्का लीकेज आता रहता है और ये नॉर्मल है। ठीक है, जब भाई बड़े बोर की नीडल या कैथेटर हम डालते हैं तो जब कैथेटर को बाहर निकालते हैं तो अगर वहां पे आपने प्रेशर बैंडेज अप्लाई नहीं की है तो जहां पे आपने पंचर किया वहां से धीरे धीरे जो है वो लीकेज होता रहता है। ठीक है, तो ये एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट आता है हाइपोवोलेमिया या सर्कुलेटरी डिस्फंक्शन इफ लार्ज वॉल्यूम रिमूव रैपिडली। ठीक है, आपने देखा है कि जब हमने देखा था कि जब हम असाइटिक टेपिंग करते हैं और उसमें भी हमारे पास में जो है वो थेराप्यूटिक टेपिंग होती है। क्या होती है दोस्तों? थेराप्यूटिक टेपिंग होती है। थेराप्यूटिक टेप में हम जो है वो लगभग 4 से 6 लीटर फ्लूइड जो है वो निकालते हैं। 4 से 6 लीटर जो है वो फ्लूइड निकालते हैं। अब वो फ्लूइड अगर आपने रेपिडली निकाल दिया, ठीक है ना, सडनली निकाल दिया तो सर्कुलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखी जाती है कि आप जो फ्लूइड निकाल रहे हो ना वो धीरे धीरे निकालो, सडनली नहीं निकाला, क्योंकि सडनली निकालोगे तो सर्कुलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है और हाइपोवोलेमिया जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्फेक्शन, जस्ट लाइक दैट पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एब्सिस हो सकता है अगर आपने सही तरीके से एसेप्टिक कंडीशन नहीं ली है तो ये हमारे पास में कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस या असाइटिक टेपिंग में हमें देखने को मिलती है। लोकल पेन, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, बाउल परफोरेशन एंड ब्लेडर पंचर हो सकता है, लीकेज हो सकता है पंचर साइड से, अगर सडनली आपने निकाल दिया तो हाइपोवोलेमिया, सर्कुलेटरी डिस्फंक्शन हो सकता है, और अगर असाइटिक आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं ली तो इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस जो है वो हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हमारे पास में टॉपिक भी जो है वो फिनिश हो जाता है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे पास में असाइटिक टेपिंग के अंदर या कहें एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के अंदर, तो इसमें बिफोर प्रोसीजर नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूरिंग प्रोसीजर हमारे पास में नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आफ्टर प्रोसीजर हमारे पास में नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनती है, उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले वही चीज, बिफोर प्रोसीजर में हमारे पास में एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड टेक कंसेंट, ये दो चीजें तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एंश्योर पेशेंट एम्प्टी ब्लैडर्स। ठीक है, एंश्योर करेंगे, फिक्स करेंगे, कंफर्म करेंगे कि क्लाइंट ने जो है वो ब्लैडर एम्प्टी किया या नहीं किया। अगर कॉन्शियस क्लाइंट है तो हम उसको वॉइडिंग के लिए बोलेंगे, अनकॉन्शियस है तो कैथेटर लगा के जो है वो ब्लैडर को एम्प्टी करेंगे, अदरवाइज ब्लैडर रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट, चेक वाइटल साइन, कोगुलेशन प्रोफाइल। ठीक है, वाइटल साइन चेक करेंगे एंड कोगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोगुलेशन प्रोफाइल चेक किया, और उसके अंदर हमें डीआईसी मिला, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी मिली, तो डीआईसी के अंदर हम जो है वो असाइटिक टेपिंग जो है वो नहीं करते, असाइटिक टेप जो है वो
नहीं करते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो वाइटल साइन चेक करते हैं और कोगुलेशन प्रोफाइल देखते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर स्टेरॉइड ट्रे विथ पैरासिंथेसिस सेट। ठीक है, पैरासिंथेसिस सेट के साथ साथ जो है वो हम स्टेरॉइड ट्रे जो है वो प्रिपेयर करते हैं। आपको पता है पैरासिंथेसिस सेट के अंदर हमारे पास में क्या होता है भाई, निडल होती है, देन उसके बाद सिरिंज होती है, देन लीडोकेन जेली हो, लीडोकेन जो है वो हमारे पास में लिक्विड होता है, देन उसके बाद कैथेटर होता है, वो सारी चीज़ होती है। तो ये हम सारी चीज़ें करेंगे। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड द कंसेंट, देन एंश्योर द पेशेंट ब्लैडर एम्प्टी, देन चेक वाइटल साइन एंड कोगुलेशन प्रोफाइल, और स्टेरॉइड ट्रे जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो हमारे पास में क्या हो सकता है, ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या करते हैं दोस्तों, ड्यूरिंग प्रोसीजर में हमें फिजिशियन को असिस्ट करवाना है। ठीक है भाई, फिजिशियन को असिस्ट तो करवाना ही है, उसको जाइलोकेन देना है, देन उसके बाद जो भी हमारे पास में उसको चाहिए, देन स्किन को क्लीन करने के लिए चाहिए, देन नीडल चाहिए, कैथेटर चाहिए, तो फिजिशियन को असिस्ट करवाना है। एंड मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक को जो है वो मेंटेन करना है। क्लियर है, तो ये चीज आ गई हमारे पास में, असिस्ट फिजिशियन एंड मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक जो है वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सपोर्ट पेशेंट इन प्रॉपर पोजीशन। ठीक है, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए या प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए सपोर्ट करते हैं। क्लियर, पहला फिजिशियन को असिस्ट करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं, देन पेशेंट को जो है वो प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए जो है वो सपोर्ट करते हैं। एंड मॉनिटर वाइटल साइन कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूस जो है वो हम मॉनिटर वाइटल साइन करेंगे कि क्लाइंट कहीं हाइपोवोलीमिया के कंडीशन में तो जो है वो नहीं जा रहा। ये हो गई हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब आ जाता है हमारे पास में आफ्टर द प्रोसीजर। आफ्टर द प्रोसीजर हमारे पास में ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आपने असाइटिक टेपिंग कर दिया, असाइटिक टेपिंग करने के बाद में जो है वो हमारे पास में नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अप्लाई स्टेरॉइड ड्रेसिंग एट द पंचर साइट। जहां पे भी निडल या कैथेटर डाला है, वहां पे जहां पे भी पंचर किया है, वहां पे स्टेरॉइड ड्रेसिंग जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, और वो भी जो है वो प्रेशर से अप्लाई करनी है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई लीकेज वगैरह जो है वो ना हो। तो पहला तो कार्य ये हो गया। सेकंड हो गया ऑब्जर्व ब्लीडिंग, लीकेज और इन्फेक्शन। जहां पे भी हमने टेपिंग की है, ठीक है, वहां से किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट आता है मॉनिटर वाइटल साइन फॉर हाइपोवोलीमिया, बीपी ड्रॉप्स एंड टेकिकार्डिया। ठीक है, यानी कि हम जो है वो टेपिंग कर रहे हैं, टेपिंग करने के बाद टेकिकार्डिया तो नहीं हुआ, टेकिकार्डिया डायरेक्टली इंडिकेटेड करता है हमारे पास में हाइपोवोलीमिया को। आपको पता है जब हमने शॉक कंडीशन पढ़ी थी, तो जो भी हमारे पास में शॉक थे उसमें आपने पढ़ा था कि हार्ट रेट जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होती है शॉक की कंडीशन में। ठीक है, सिर्फ कार्डियोजेनिक शॉक को छोड़ के जो है हमारे पास में ये हार्ट रेट जो है हमारे पास में इंक्रीज हो जाती है। तो टेकिकार्डिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा। टेकिकार्डिया देखने को मिला इन द सेंस बीपी जो है वो ड्रॉप हो रहा है, मतलब क्लाइंट जो है वो हाइपोवोलीमिया के कंडीशन में जा रहा है, तो उसको जो है वो मॉनिटर करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेंड फ्लूइड स्पेसिमेन इमीडिएटली टू लैब। ठीक है, जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, उसको इमीडिएटली जो है वो लैब के अंदर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिले करेंगे तो ज्यादा वो इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, और ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम अराइज होगी। नेक्स्ट आता है इन थेरापेटिक पैरासिंथेसिस मॉनिटर फॉर हाइपोप्रोटीमिया एंड मे बी एडमिनिस्टर एल्बुमिन इन्फ्यूजन टू प्रिवेंट सर्कुलेटरी कोलैप्स। यानी कि जब हम क्या करते हैं दोस्तों, थेरापेटिक पैरासिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, थेरापेटिक पैरासिंथेसिस करते हैं, तो आपको पता है थेरापेटिक पैरासिंथेसिस में हम कितना, लगभग 4 से 6 लीटर फ्लूइड जो है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से, ठीक है, तो उसमें हम हाइपोप्रोटीनमिया भी देखते हैं, प्रोटीन का लेवल भी हम देखते हैं। ठीक है, एंड मे एडमिनिस्टर एल्बुमिन इन्फ्यूजन टू प्रिवेंट सर्कुलेटरी कोलैप्स। ठीक है, सर्कुलेटरी कोलैप्स से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एल्बुमिन इन्फ्यूजन देते हैं। वो मैंने आपको एक लाइन में बताया भी था अभी जब क्लास के ड्यूरेशन के टाइम पे, कि बेसिकली जब थेराप्यूटिक पैरासिंथेसिस करते हैं तो उसके बाद में हम जो है वो एल्बुमिन पेशेंट को डालते हैं। ठीक है, ताकि हाइपोप्रोटीनमिया को ट्रीट किया जा सके और सर्कुलेटरी कोलैप्स को ट्रीट किया जा सके, और आगे भी जो है वो असाइटिक फ्लूइड की कॉम्प्लिकेशन को, जो असाइटिक फ्लूइड नॉर्मली 15 दिन में हो जाता है, ठीक है, अगर एल्बुमिन डाला तो वो 1 महीने बाद होगा। मैं देखिए रेशियो बता रहा हूँ, हालांकि ऐसे तो 7 दिन में ही हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूँ। तो एल्बुमिन देने के 3 फायदे हैं।
एक फायदा तो है कि हाइपोप्रोटीनमिया की वजह से जो है वो हमारे पास में एसाइटिक होता है, ठीक है, या हम कहें कि पैरासिंथेसिस हमें करना पड़ता है, ठीक है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है पेरिटोनियमी की वजह से। तो एक तो उसको ट्रीट कर लेंगे। सेकेंड चीज, अगर एल्बुमिन की वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स नहीं होगा। तीसरी चीज, जो फ्लूइड हमारे पास में नॉर्मली मान के चलिए 7 दिन में भर रहा है, वो फिर 15 से 20 दिन में भरेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आफ्टर द प्रोसीजर जो है वो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बेनिफिट। हालांकि ऑलरेडी जो हो हमने बेनिफिट इंडिकेशन देख लिए हैं, लेकिन फटाफट इसको समराइज कर देते हैं। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट। आपको पता ही है एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उससे जो है वो हम क्लाइंट को रिलीफ करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंप्रूव ब्रीदिंग एंड मैसिव एसाइटिस, ठीक है। यानी कि जब बहुत ज्यादा एसाइटिक फ्लूइड भर जाता है तो आपको पता है कि डायफ्राम पे वो प्रेशर डालेगा, डायफ्राम पे प्रेशर डालता है तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ब्रीदिंग को जो है वो इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पेरिटोनियल इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, टीबी एंड अदर कॉजेज, ठीक है। इससे इसके द्वारा हमें क्या चीज का जो है वो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ पेरिटोनियल इन्फेक्शन, ठीक है। पेरिटोनियल इन्फेक्शन के अंदर इन्फेक्शन है उसका हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई मैलिग्नेंसी नहीं है उसको हम पता लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई टीबी तो नहीं है उसका हम जो है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्य करते हैं। देन गाइड्स फर्दर मैनेजमेंट, ठीक है, आगे हमें क्या करना है उसका भी हम मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो है वो बेनिफिट है एसाइटिक पैरासिंथेसिस के, या हम कहें एसाइटिक टेपिंग के। अब फटाफट जो है वो इसकी समराइज कर देते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको सारी चीज़ ये क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है कि एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस या हम कहें एसाइटिक टेपिंग, इसके अंदर हम जो है वो पेरिटोनियल कैविटी से जो है वो फ्लूइड बाहर निकालता है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए या फिर थेराप्यूटिक पर्पज के लिए, ताकि और भी कॉम्प्लिकेशन से हमें जो है वो बचाया जा सके। यही होता है हमारे पास में समरी के अंदर। तो फटाफट हम ले लेते हैं। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस इज ए safe and commonly performed bedside procedure in ascitic patient, usually both diagnosis and symptom relief, but must be done carefully to avoid complication, ठीक है। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस जो है वो हमारे पास में एक सेफ और कॉमनली जो है वो हमारे पास में बेड साइड प्रोसीजर है एसाइटिक पेशेंट के लिए, जिसके अंदर हम डायग्नोसिस और सिम्टम्स रिलीफ के लिए फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, और ये जो है वो केयरफुली जो है वो किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना हो जाए। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप क्लास आपको जो है वो अच्छी लगी होगी। और भी कोई टॉपिक जिसको पढ़ने में आपको दिक्कत हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, वो फंडामेंटल का हो सकता है, वो आपका न्यूट्रिशन का हो सकता है, वो आपका गायनिक का हो सकता है, वो आपका रिसर्च का हो सकता है, वो आपका साइकेट्रिक का हो सकता है, कोई भी टॉपिक जिसको पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, समझने में आपको दिक्कत आ रही है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइए। हम उस टॉपिक को बहुत ही जल्दी जो है बुलेट सीरीज के अंदर लेके आएंगे। अभी जैसे कुछ दिनों से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि साइकेट्रिक के कुछ टॉपिक करवा दीजिए, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप एक बार जो है वो टीएनसी के बुलेट सीरीज में जाइए। वहाँ टीएनसी का जो चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी हद तक हमने साइकेट्रिक जो है वो टॉपिक करवा रखे हैं। फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक लगता है तो आप बताइए, हम उसको भी जो है वो फिनिश करवाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर बताइएगा। आपके कमेंट ही हमारे लिए रियल मोटिवेशनल है। उस तो क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, क्या इंप्रूवमेंट है, क्लास कैसे लगी इसके बारे में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।